सो गर्ल्स, आज हम बिलवड बाय टॉनी मॉरिसन के सेकंड चैप्टर की समराइज फॉर्म जो है डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हमने चैप्टर 1 जो है वो कवर कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ओपनिंग ऑफ द नॉवल 124 ब्लू स्टोन रोड से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर सेथे जो है अपनी पोस्ट स्लेवरी पीरियड को स्पेंड कर रही है। पॉल डी जो कि एक स्लेव था, सेथे के साथ ही स्वीट होम प्लांटेशन में आज उससे मिलने के लिए आया है एंड दे आर यूनाइटेड टू ईच अदर। और जो बेबी घोस्ट 124 में काफ़ी सालों से क्रॉलिंग करता हुआ नजर आता था, पॉल डी उसे स्कैर करके वहां से भगा देता है। डेनवर इस चीज़ को अच्छा नहीं मानती है, उसे लगता है उसका लास्ट कंपेनियन भी उससे छिन गया, क्योंकि उसकी मदर की वजह से उसके भाई भी उससे दूर जा चुके थे। बेबी सग्स जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो भी उससे उसकी डेथ हो चुकी थी, और लास्ट कंपेनियन जो उसकी बेबी घोस्ट थी, उसकी डेड सिस्टर, वो भी आज उससे दूर जा चुकी थी, बट अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होता है हमारा। चैप्टर 2, Sethe and Poldy have sex, and it's over before they are even completely undressed. The memories of his longing for her when they were at street home intensify his desire, so it doesn't last very long. सेथे और पॉल्डी जब इंटीमेट होते हैं, अनड्रेस होते हैं, उसकी जो लॉन्गिंग थी स्ट्रीट होम में, किस चीज़ की लॉन्गिंग? सेथे को पाने की। वो डिज़ायर आज और डीप हो जाती है। इन द ऑकवर्डनेस दैट फॉलोज दे रिमेन साइलेंट। लेकिन ये जो पास्ट का टाइम था और आज प्रेजेंट था, कुछ ऑकवर्डनेस सी उनको फील होती है और वो चुप रहते हैं। पॉल डी लुकिंग एट द ट्री ऑफ द स्कार्स ऑन द सेथे बैक इज सडनली रिवोल्टेड वेयर ओनली मोमेंट बिफोर ही वॉज किसिंग दैम। अब उन्हीं स्कार्स को जो कि सेथे के बैक पे थे ट्री की शेप में, उन्हें फिर से देखता है और उनको देखकर जो है एक डिस्गस्टेड सा फीलिंग आती है, उसे रिवोल्टेड सा फील करता है, क्योंकि सेथे के साथ बहुत गलत हुआ है, उसे ये चीज़ बहुत गलत लगती है। और इसके बाद जो है उसे एनॉयड सा फील होता है, वही स्कार्स जिनको थोड़ी देर पहले वो किस कर रहा था। His desire for her, dating back over 18 years, seems quenched by this encounter. सेथे को पाना, उसे डेट करना, 18 साल पहले की जो इच्छा थी आज वो पूरी हो रही थी। Her chalk cherry tree scar remind him of the brother, the tree he talked to at sweet home. जो उसकी बैक पर चौक चेरी ट्री की शेप में स्कार्स बने हुए थे सेथे की बैक पर, इनसे पॉल डी को याद आती है ब्रदर की। ब्रदर मैं पहले भी बता चुकी थी प्रीवियस लेक्चर में कि ब्रदर क्या था, वो ट्री था जिसके साथ पॉल डी बातें किया करता था, क्योंकि स्लेव्स को एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करने का कोई परमिशन नहीं थी, तो वो ट्री से बातें करता था। उस ट्री को उसने ब्रदर नाम दिया हुआ था। एंड ऑफ सिक्सो, another slave at street home who used to cook potato near brother for their lunch। और एक और स्लेव जिसका नाम सिक्सो था, वो ब्रदर के पास ही बैठकर जो है, मतलब कि उस ट्री के पास बैठकर पोटैटोज जो है कुक करता था उनके लंच के लिए। While Paul D is thinking about brother, Seth think of baby Sug, conclusion that a man ain't nothing but a man, but a son. Well, now that's somebody. In baby Sug's lifetime, her 8 children were fathered by 6 different men. They were all moved around like checkers. Her children just as easily bought and sold as their father. The fact that she got to be with her son Halle for 20 years was a gift. Having and keeping a son was special. जिस टाइम पर पॉल डी ब्रदर के बारे में सोच रहा था, उस ट्री के बारे में, सेथे को याद आ रही थी बेबी सग्स की, जो उसकी मदर इन लॉ थी, हेले की मदर थी। बेबी सग्स जो है, उन्होंने अपने लाइफ टाइम के बारे में काफ़ी बातें सेथे से की थी। उन्होंने बताया था कि उनके 8 बच्चे थे, जिनके अलग अलग 6 फादर थे, मतलब 6 लोगों से उसकी मैरिज हुई थी। क्योंकि वो स्लेव थी, तो स्लेव से ही उसकी मैरिज हुई थी। उसके हस्बैंड्स भी ऐसे थे, स्लेव थे, तो इजीली उन्हें खरीदा या बेचा जाता था। जब उन्हें बेच दिया जाता था
तो सेथे से उसका हस्बैंड अलग हो जाता था, नेक्स्ट हस्बैंड से मैरिज होती थी, नेक्स्ट उसका कंपेनियन होता था, तो इस तरह से 6 लोगों से उसके 8 बच्चे हुए। तो जैसे कि फादर्स को बेचा खरीदा जा सकता था, ऐसे ही उनके बच्चों को भी खरीदा और बेचा जा सकता था इजीली। जो है कोई भी उन्हें ले जाता था। द फैक्ट दैट शी गोट हर सन हेले, और ये बात जो हेले के बारे में कह रही हैं कि 20 साल तक हेले उनके साथ रहा, ये भी उनके लिए गिफ्ट था, क्योंकि इन्फेंसी में ही उनके बच्चों को उनसे छीन लिया जाता था स्लेव्स के, और बेच दिया जाता था। हेले था जो उनके पास रहा था। तो एक बेटे को अपने पास रखना एक स्लेव के लिए, ये भी एक स्पेशल चीज होती थी। छोटी छोटी चीजों में भी वो खुशियां फील करते थे। Despite this, Sethe thinks that even Halle turned out to be just a man because he left her alone to run away. If the man who bought his mother freedom was imperfect, Poldy cannot be much different. इन सब चीजों के बावजूद भी सेथे को ऐसा लगता है आदमी तो आदमी ही होता है। क्यों? क्योंकि वो सेथे को अकेला छोड़ गया भागने के लिए, मतलब सेथे के साथ नहीं भागा था, सेथे को अकेला छोड़ दिया था भागने के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर। जो आदमी अपनी मदर की फ्रीडम के लिए ओवर टाइम करके जो है उनकी फ्रीडम खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो इम्परफेक्ट है, तो पॉल डी कौन सा अलग है, वो भी तो एक आदमी ही है। तो यहाँ पर वो ओवरऑल कहना चाह रही है कि आदमी तो आदमी ही होते हैं, चाहे उसमें कितनी मर्जी खूबी हो। नाउ चैप्टर नंबर 3। One day before Paul D showed up at 124, Denver was playing in her emerald closet. Emerald closet एक enclosure था made by Boxwood, जो उसने स्पेशल स्पॉट बना रखा था अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए खुद से। जब वो अकेली होती थी अपने आप से ही एक्सप्रेस करती थी, अपनी डॉल से एक्सप्रेस करती थी। तो डेनवर खेल रही थी अपने एमराल्ड क्लोजेट में, हर स्पेशल स्पॉट एनक्लोज्ड बाय बॉक्सवुड ट्रीज, वेयर शी वेंट टू बी अलोन। जब अकेले रहना चाहती थी वहां जाती थी। इट स्टार्टेड टू स्नो एज सो शी वॉक बैक टू 124। तो स्नोफॉल स्टार्ट हो गई, इसलिए वो वापस घर में आ गई 124 में। एंड थॉट अबाउट द स्टोरी ऑफ हर बर्थ, अपने बर्थ की स्टोरी सोचने लगी, जैसे कि उसकी मदर ने उसे बताया था, तो याद करने लगी उस इवेंट को। शी रिमेंबर इट द वे हर मदर टोल्ड इट टू हर, जैसे उसकी माँ ने बताया था उसी तरीके से उसे याद कर रही थी। Seth is 6 months pregnant and walking into hill on foot, feet so swollen she could not see the arches, was making her way to Ohio River and freedom. सेथे क्योंकि उस टाइम पर वो प्रेग्नेंट थी, जिस टाइम पर वो स्वीट होम प्लांटेशन से भागी थी, चलती जा रही थी हिल्स पर, पैर उसके सूजे हुए थे, और उसे कोई भी जो है आर्क मीन्स ब्रिज जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, और ओहियो रिवर की ओर रास्ता ढूंढ रही थी। कोई ब्रिज नजर आता तभी तो रिवर क्रॉस करती, लेकिन चलती जा रही है हिल साइड पर, उसे कोई ब्रिज नजर नहीं आ रहा। जब तक वो ब्रिज क्रॉस नहीं करेगी, रिवर की इस साइड पर उसकी स्लेवरी उसका पीछा करती रहेगी। ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही उसे फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि रिवर के इस साइड जो है स्लेवरी सिस्टम था, जो लोग फ्री होते थे या फिर अपनी फ्रीडम परचेज कर लेते थे, वही इस दूसरी साइड आकर रह सकते थे। हर बॉडी वॉज हैवी एंड टायर्ड, क्योंकि काफी देर से चल रही थी, थक चुकी थी। When she was too tired to take another step, she laid out in the grass and decided to die until a white girl came along and helped her to a shed and massage her feet. तो लेट चुकी थी घास पर, ये सोच रही थी अब तो मेरी डेथ आ गई, until एक वाइट गर्ल जो है उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आई, जब तक उसे शेल्टर दिया, उसके फीट पर मसाज किया। ये वही लेडी थी जिसका नाम था डेनवर, और उसी के नाम पर उसने अपनी बेटी का नाम डेनवर रखा था। That's far as Denver got in the story, because when she looked in the window to baby Sug's room, she saw her mother kneeling by the bed to pray. यहाँ तक ही डेनवर अभी अपनी स्टोरी सोच रही थी, क्योंकि जब उसने देखा विंडो में से बेबी सग्स के रूम में, उसने देखा उसकी मदर जो है बेड की साइड पर प्रे कर रही थी। अ वाइट ड्रेस नील्ड बिसाइड हर, और एक वाइट ड्रेस उसकी साइड पर थी, विद इट स्लीव अराउंड हर वेस्ट, और उसकी बाजुएं कहाँ थी, सेथे की कमर में। डेनवर बिलीव्ड इट मीन दैट घोस्ट ऑफ 124 हैड प्लान। अब उसे समझ आ गई कि घोस्ट गया नहीं है, उसके कुछ और ही प्लान हैं। Denver told her mother about the dress and asked what she was praying for.
सेथे explained that she was just talking about power of memories. अब डेनवर पूछने लगी आप किस चीज की प्रेयर कर रही थी, क्योंकि उसने वाइट ड्रेस वाली फॉर्म को देखा था। तो सेथे कह रही है कि मैं जस्ट मेमोरीज की पावर के बारे में ही बातें कर रही थी और कुछ नहीं। The picture is still there. What's more, if you go there, you who never was there, if you go there and stand in the place where it was, it will happen again. It will be there for you, waiting for you. So, Denver, you can't never go there. Never. But even though it is all over and done with, it is going to always be there waiting for you. अगर हम किसी चीज़ की वेट करते हैं तो वो ज़रूर हैपन होती है। तो हम जो भी चाहेंगे वो पूरा होगा। लेकिन डेनवर को कहते हैं तुम कभी वहाँ नहीं जा सकती, मतलब कि जो घोस्ट चला गया वो वापस नहीं आ सकता और ये सब खत्म हो चुका है। वो वहाँ पर होगा, तुम्हारे लिए वेट कर रहा होगा, लेकिन तुम नहीं जा सकते अब वहाँ पर। नाउ दैट पॉल डी has come to 124 and scared the ghost away. He has ruined whatever plans it had. क्योंकि घोस्ट को भगा दिया है पॉल डी ने डरा कर, तो उसके जो भी प्लान थे उसने तो बर्बाद ही कर दिए थे पॉल डी ने घोस्ट के। Without having to worry about the ghost, Sethe feels like making plan of her own for the first time since she ran away from the sweet home. अब घोस्ट के बारे में सेथे को कोई टेंशन नहीं थी, तो उल्टा इंस्टेड ऑफ दिस वो कुछ प्लान बना रही थी अपने फ्यूचर के लिए, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में जब से वो भाग कर आई थी स्वीट होम से। वुड इट बी ऑल राइट? वुड इट be all right to go ahead and feel? Go ahead and count on something? Sethe wants to plan a future and Poldy wants to stay because he has feeling for her. Despite his need to keep moving ever since his escape from the prison of in Alfred, GA, he thinks that if a Negro got legs, he ought to use them. Sit down too long, somebody will figure out a way to tie them up. अब यहाँ पर बात की जा रही है सेथे की फीलिंग्स की, पहले तो कि क्या सही होगा मूव ऑन करना, अपनी लाइफ के बारे में सोचना। सेथे फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने की सोच रही थी और पॉल डी जो है यहाँ रहने की सोच रहा था क्योंकि उसके अंदर फीलिंग थी सेथे के लिए। हालांकि उसकी नीड क्या कहती थी कि उसे मूव करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एल्फ्रेड प्रिजन से भागा हुआ था। एक नीग्रो जो है वो सोचता था अगर उसके पास लेग्स हैं तो अगर वो फिर भी काफी टाइम तक बैठा रहता है तो कोई ना कोई उसकी लेग्स को बांध देगा, तो उसे अपनी लेग्स को चलाए रखना होता है। He worries about how Denver will handle his presence in the house, but Sethe explains that Denver has been charmed since birth and will be fine. She mentioned having taken Denver with her to jail, but doesn't explain why she went to jail, and Poldy doesn't ask. अब पॉल्डी को सबसे बड़ी टेंशन है डेनवर कैसे रिएक्ट करेगी उन दोनों के यूनियन पर। बट सेथे कहती है कि डेनवर को मैंने बचपन से बहुत प्यार किया है, इवन जब मैं जेल में गई थी तब भी उसे साथ लेकर गई थी, तो वो ठीक रहेगी, कोई कैसे भी रिएक्ट नहीं करेगी। बट ये नहीं बताती है जेल में क्यों गई थी, ना पॉल्डी पूछता है। थिंग्स आर लुकिंग सो ब्राइट, क्योंकि अभी फ्यूचर के बारे में प्लानिंग चल रही है, तो डार्क साइड ऑफ पास्ट जो है उन चीज़ों की ओर उनका ध्यान भी नहीं जा रहा है। अब ये सभी अच्छी नज़र आ रही हैं, फ्यूचर की होप नज़र आ रही है। सेथे के लिए फ्यूचर वॉज मैटर ऑफ कीपिंग द पास्ट एट बे। द बेटर लाइफ शी बिलीव शी एंड डेनवर वर लिविंग वॉज सिंपली नॉट दैट अदर वन। ऐसा लग रहा है कि अब वो कोई बेटर लाइफ ही जीने वाली हैं, इसलिए पास्ट के बारे में सोचना भी उन्हें ठीक नहीं लग रहा। नाउ चैप्टर नंबर 4, Denver, feeling neglected, sparked a fight between Sethe and Poldy by asking him how long he is planning to hang around 124। क्योंकि डेनवर को ऐसा लग रहा है कि उसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, सेथे पॉल्डी के साथ बिजी हो गई है, तो थोड़ी सी फाइट जो है वो पैदा करने की कोशिश करती है सेथे और पॉल्डी के बारे में, पॉल्डी के बीच में। कैसे? ये पूछकर कि तुम यहाँ पर कितना टाइम रहने वाले हो। सेथे और पॉल्डी जो हैं आर्ग्यू करते हैं, जिस तरह से पॉल्डी ने हैंडल किया उसकी डॉटर को, तो इस तरह से वो क्रिएट करना चाहती है थोड़ी सी फाइट इन दोनों के बीच में ताकि पॉल्डी यहाँ से चला जाए। सेथे डिफेंस ऑफ डेनवर बिहेवियर लेड पॉल्डी टू वंडर वेदर देयर इज ए रूम फॉर हिम इन देयर लाइफ। अब जिस तरह से सेथे डेनवर को फेवर कर रही है,
और बिहेवियर, डेनवर के बिहेवियर पर जो है डिफेंस कर रही है। पोल्डी को हैरानी होती है, क्या मेरी कोई जगह है इनकी लाइफ में या नहीं, मुझे यहाँ रुकना चाहिए या नहीं। वो कन्विंस करता है सेथे को टू गिव इट अ ट्राई एंड दे डिसाइड टू किक ऑफ देयर फ्यूचर बाय गोइंग टू अ कार्निवल द नेक्स्ट डे। कहता है चलो एक नई स्टार्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि एक नई स्टार्टिंग करेंगे फ्यूचर की। और स्टार्टिंग कैसे करेंगे, कार्निवल पर कल ही हम जाएंगे। कार्निवल एक टाइप का फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होने वाला था नेक्स्ट डे, हम वहां जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ और एक दूसरे को जानेंगे ताकि एक दूसरे के करीब आ सके। At the carnival, all three of them have fun, and people even speak politely, if hesitantly, to Denver and Sethe because Paul D is so friendly. क्योंकि अभी तक कोई इनसे बातें नहीं करता था, लेकिन वहां पर वो सब जब फन कर रहे थे तो लोग भी उनसे बातें कर रहे थे, हेजिटेंटली सही, लेकिन पॉल डी फ्रेंडली था तो लोग डेनवर और सेथे से भी बातें कर रहे थे। पॉल डी वॉज नॉट ऑल दैट बैड, इतना भी बुरा नहीं था। In fact, there was something about him when the three of them stood together watching midget dance. जो शॉर्ट हाइट वाले बोने होते हैं उनके डांस को जब वो देख रहे थे तो कुछ स्पेशल चीज नजर आ रही थी पॉल डी में। दैट मेड द स्टेयर ऑफ अदर नीग्रो काइंड जेंटल, समथिंग डेनवर डिड नॉट रिमेंबर सीइंग इन देयर फेस। ऐसा उसे फील हो रहा था आज पॉल डी के साथ होने की वजह से दूसरे नीग्रो उनके साथ काइंडनेस शो कर रहे हैं, वो काइंडनेस जो इतने सालों में आज तक डेनवर ने फील नहीं की अपनी कम्युनिटी में। चैप्टर नंबर 5। When Sethe, Denver, and Poldy return from the carnival, there is a strange young woman named Beloved on the stump outside Wind 24. She came fully clothed from the river, finding her way to Wind 24 with her shoes untied. जब वो कार्निवल से वापस आते हैं तो स्ट्रेंज यंग विमेन जिसका नाम बिलवेड है देखते हैं आउटसाइड स्टंप पर। स्टंप क्या है, एक ट्री को जब कट किया जाता है तो उसका बॉटम वाला पार्ट जो होता है, जो जमीन के अंदर होता है, थोड़ा सा स्टेम उसमें इन्वॉल्व होता है, तो उसके ऊपर बैठी हुई नजर आती है जो 124 को ही ढूंढ रही होती है शायद। वो पूरे प्रॉपर क्लोथ्स में है, रिवर में से निकल कर आई है, अपना रास्ता ढूंढ रही है 124 के लिए और उसके शूज अनटाइड है। द ऑडेस्ट पार्ट अबाउट द शूज इज दैट दे लुक न्यू। हालांकि वो नदी में से बहती हुई आई है तो सबसे ओड पार्ट क्या है, उसके शूज न्यू लग रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा भीग कर मिट्टी में सने हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक डिडेंट शी डिडेंट हैव टू वॉक वेरी फार इन देम, और ऐसा भी नहीं लग रहा वो दूर से चल कर आई है। हर फीट आर नॉट स्वॉलन और ब्लिसल, तो ना ही उसके पैरों में स्वेलिंग है ज्यादा चलने से। शी हैज 3 स्कार्स ऑन हर फोरहेड, सिर्फ माथे पर 3 स्कार्स हैं। दीज रिमाइंड सेथे ऑफ बेबी हेयर, और ये स्कार्स सेथे को रिमाइंड करते हैं उस बेबी के बालों के बारे में। हर वॉइस इज रफ फ्रॉम नॉट बीइंग यूज, उसकी आवाज रफ सी है जैसे कभी यूज ही ना हुई हो। हर स्किन लुक अनव्रिंकल विदाउट कैल्यूजेस, unusual for someone who is approximately 19 year old। 19 ईयर ओल्ड गर्ल के अकॉर्डिंग स्किन नहीं थी, अनयूजुअल सी थी, हार्ड बिल्कुल नहीं हुई थी जैसे न्यू बोर्न बेबी की होती है, इन्फेंट चाइल्ड की होती है, ऐसे सॉफ्ट सी। सेथे नोटिस करती है कि उसके कपड़े भी जो हैं काफी ओल्ड हैं उसके अकॉर्डिंग जो हैं। गर्ल जो है वो अभी ज़्यादा टाइम तक अवेक नहीं रह पाती है और उसकी ब्रीदिंग जो है वो साउंड हार्श हो जाती है, लाइक शी माइट टू हैव क्रूप्स एंड कॉलेरा। ब्रीदिंग ऐसे हार्श होती है जैसे लगता है कि उसे क्रूप या कॉलेरा है, एक टाइप का इन्फेक्शन होता है गले में, इंटेस्टाइन में, तो ऐसा लग रहा है। वो चाइल्डहुड इलनेस, और ये दोनों बीमारियां क्या हैं, बचपन में होने वाली बीमारियां हैं बच्चों को। तो ये 18-19 साल की लड़की को इस तरह की बीमारी कैसे है। Now only does her voice, now only her voice and skin seems new, her walk is unsteady। ना उसकी आवाज पुरानी है ना उसकी स्किन पुरानी है, यहाँ तक कि उसकी वॉक वो भी अनस्टेडी है, जैसे एक इन्फेंट जो है चलना सीख रहा है। लाइक इट्स अ स्किल शी इज जस्ट लर्निंग। कहीं ना कहीं बेबी घोस्ट जैसे कि न्यू फॉर्म में तो आ गया लेकिन वैसे बोलना बड़ों की तरह, उनकी जैसे स्किन, उनके जैसे चलना अभी तक नहीं सीखा, क्योंकि बेबी घोस्ट को क्रॉलिंग करते हुए ही देखा गया था हर टाइम।
अब यहाँ पर कुछ ना कुछ डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। When Sethe sees her sitting on the stump, she suddenly has to run to outhouse. She doesn't quite make it there before she starts peeing so uncontrollably that it reminds to her when her water broke giving birth to Denver in the boat on Ohio River. जैसे ही सेथे स्टंप पर बैठे हुए उस गर्ल को देखती है, अचानक से आउट हाउस की ओर जाती है और उसे यूरिन पास करने का प्रेशर बनता है इतना अनकंट्रोलेबली कि उसे रिमाइंड होती है वो मोमेंट जिस टाइम पर उसका वाटर ब्रोक हुआ था डेनवर के बर्थ के टाइम पर बोट में ही। इतनी बुरी तरह से उसका यूरिन पास होता है, जैसे अंदर से कुछ प्रेशर सा बन रहा है उसके ऊपर। द गर्ल टेल्स देम हर नेम इज बिलवड। Sethe is reminded of the words on her murdered daughter tombstone. Beloved नाम सुनते ही उसे अपनी मर्डर की हुई डॉटर की टॉमस्टोन हेडस्टोन जो पिंक कलर का था उस पर लिखे हुए वर्ड बिलवड की याद आती है। Beloved doesn't know where she came from or whether or not she has a last name. She keeps falling asleep in the middle of their question, so they take her to keeping room to rest. कोई बात का जवाब नहीं दे पा रही है, कहाँ से आई है, उसका नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, सिर्फ सोई जा रही है। क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, बीच में वो सो जाती है, तो वो क्या करते हैं, उसे उठाकर रूम में ले जाते हैं रेस्ट के लिए। डेनवर देखती है बिलवड जो है वही शायद उसकी लोनलीनेस का आंसर है, एंड सिट्स एट द बेड साइड while beloved sleep for 4 days. 4 दिन तक बिलवड सोई रहती है और डेनवर उसके पास ही बैठी रहती है। Denver won't leave her to eat or to visit Emerald Closet. यहाँ तक कि 4 दिन तक डेनवर जो है ना कुछ खाने के लिए उसे छोड़ती है, ना ही अपने एमराल्ड क्लोजेट में जाने के लिए उसे अकेला छोड़ती है। She turns possessive, waspish whenever Sethe tried to offer advice and help care for beloved. जब भी सेथे ये कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं बिलवड की केयर करती हूँ, तो वो डेनवर जो है काफी पोजेसिव सी नजर आती है, शार्प टंग हो जाती है। वो नहीं चाहती कि बिलवड के पास और कोई रहे। Once when beloved bakes, Denver has sweet bread that she gives to her. At this point, sugar becomes a pacifier. Pacifier एक soothing effect देने वाला for beloved. In the same way, sweets soothe a child. जिस टाइम बिलवड को होश आता है, डेनवर उसे स्वीट ब्रेड देती है जो उसके पास थे। शुगर तो जैसे उसे पैसिफाइंग इफेक्ट देता है, वैसे ही जैसे बच्चों को स्वीट्स पसंद होती हैं, एकदम उछल जाते हैं स्वीट्स को देखते ही, ऐसे ही ये उछल जाती है एकदम स्वीट को देखते ही। टाइम पासिस एंड बिलवड स्टे एट 124। टाइम बीतता जाता है, बिलवड वहीं रह रही है। पॉल डी फील्स दैट देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट बिलवड, but when he asks Denver to confirm his suspicion to Sethe, Denver lies and distance herself further from Paul D. Paul D को कुछ अजीब सा स्ट्रेंज सा फील हो रहा है, अनयूजुअल सा बिलवड के बारे में। वो बार बार डेनवर से पूछ रहा है, सेथे से कुछ कंफर्म करो, उसे भी ऐसा सस्पिशन हो रहा है। डेनवर बार बार झूठ बोल रही है और पॉल डी से डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। वो नहीं चाहती एक्चुअल में बिलवड यहाँ से जाए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एक उसका कंपेनियन उसके पास आ गया है। नाउ चैप्टर नंबर 6। बिलवड बिकम्स अटैच्ड टू सेथे, constantly following and watching her, even haunting her. She waits for her in the kitchen in the morning before she leaves for the work, and then meet her on the road on her way home. जैसे छोटे बच्चे माँ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, बिलवड भी सेथे से ऐसी ही अटैच हो रही है, उसके पीछे पीछे घूमती है, उसे देखती रहती है। कई बार तो अचानक से उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, उसके लिए किचन में वेट करती है मॉर्निंग में कि किचन में काम करने कब आएगी। और जब सेथे काम के लिए चली जाती है तो उसके वापस